नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनपीएस कोचिंग क्लासेस पर। आज अपने साइकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे आरटीई 2009। इसके अंदर जितनी भी आप धाराएं पढ़ते आए हैं आज तक, उनके साथ साथ जहां से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अपने साथ लेकर चलेंगे। सबसे पहले इसका पूरा नाम देखिए क्या है। इससे भी क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है। क्या रहेगा पूरा नाम इसका? निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार। क्या रहेगा? बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अब कई बार आप यहाँ पे 2011 भी पढ़ते हैं राजस्थान के संदर्भ में, वो भी बात करेंगे कब आया था, क्यों आया था, उसका भी कारण देखेंगे। तो नाम क्या रहेगा? आरटीई का फुल फॉर्म रहेगी हिंदी के अंदर निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या संशोधन हुए हैं, क्या क्या इसमें जोड़ा गया है, क्या इसमें कितने इसके अंदर अध्याय हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं और कितने इसकी धाराएँ हैं, वो सारी देखेंगे। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए दो चीज़ें। यहाँ पर दो संशोधन किए गए हैं। पहला है 1976। 1976 में कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में। क्या किया गया इसके अंदर? इसमें शिक्षा को जो है जोड़ा गया। किसमें? शिक्षा को समवर्ती सूची, ये नाम ध्यान रखें, समवर्ती सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ध्यान रहेगा 1976 42वां संविधान संशोधन, शिक्षा को किसमें शामिल किया गया? समवर्ती सूची के अंदर। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो है 2002 के अंदर एक संशोधन हुआ था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। किसमें? 2002 में। अब इसके अंदर क्या किया गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक थे, बालक का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? जब अपने धाराएं पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बालक जो है वो दोनों के लिए हैं, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों के लिए यहाँ पर एक ही शब्द यूज़ किया जाएगा। क्या? बालक। जब अपने धाराएं पढ़ेंगे तो उसमें धारा आएगी पहली, उसके अंदर ही आपको शब्दावलियाँ मिलेगी, तो उसी के अंदर आपको मिलेगा कि बालक शब्द जो है वो बालक बालिकाओं दोनों के लिए यहाँ पर लिया गया है। अब 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंदर क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं या बालक हैं, बालक, उनको शिक्षा का क्या दिया गया? शिक्षा का मौलिक अधिकार। कि बच्चों का जो शिक्षा है उनका मूल अधिकार है, जिसके तहत 86वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर 3 अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए, 3 चीज़ें जोड़ी गई। पहला तो आएगा 21, ठीक है, 21 के अंदर, और दूसरा आएगा अनुच्छेद 21 के अलावा फिर आएगा अनुच्छेद 45, 45A कह लीजिए आप, और फिर आएगा 51। 45 को यूं ही रखें, 21 है 45 और फिर है 51A। अब देखिए 21 के अंदर क्या है? 21 के अंदर यहाँ पर बच्चे जो हैं या जो बालक हैं, उनके, बालकों के मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, बच्चों के तो क्या होंगे? अधिकार। तो बालकों के यहाँ पर 21 के अंदर धारा 21 जो है संविधान संशोधन 86वें के तहत, धारा 21 के अंदर बालकों के मूल अधिकार यहाँ पर जोड़े गए। 45 के अंदर अपनी बात करेंगे, उससे पहले 51 के अंदर देखिए, 51 में अमेंडमेंट किया गया, तो एक नई अपने इसमें कहें कि एक लिस्ट जोड़ी गई, जिसको अपने
11वां इसका पद कहेंगे। 11वां अंग्रेजी का अक्षर लेंगे तो क आएगा, हिंदी का 11वां लेंगे तो क्या आएगा ट, और न्यूमेरिकली अगर लेंगे तो 11। तो कुछ भी आ सकता है 51A के अंदर क, ट या 11। एक ऐसा पद जोड़ा गया जिसके अंदर अभिभावकों के क्या जोड़े गए, अभिभावकों के कर्तव्य, किसके प्रति, बच्चों के प्रति। ध्यान रहे 21 के अंदर बालकों के अधिकार हैं मूल अधिकार, और अभिभावकों के 51A के अंदर मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य आएगा, ध्यान रखेंगे। और अब बात करते हैं 45 में। 45 में क्या है कि जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं या बालक हैं, उनका संपूर्ण शिक्षा का खर्च जो है, बालकों की शिक्षा का जो खर्च है या जो जिम्मेदारियां हैं वो कौन करेगी, राज्य सरकार वहन करेगी। ये जब अपने धाराएं पढ़ेंगे तो उसमें धारा 9-10 के आसपास आपको मिलेगा, वो भी ध्यान से देखिए किसके अंदर मिलेगा, 9 या 10 में। तो 45 के अंदर क्या जोड़ा गया, जो 3 से 6 वर्ष तक के बालक हैं उनकी शिक्षा का संपूर्ण जो खर्च है वो कौन वहन करेगा, राज्य सरकार। ये ध्यान रखें। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए आराम से। क्या क्या है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पूरा नाम आएगा इसका। फिर 1976 में 42वां संविधान संशोधन जिसमें समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा को शामिल किया गया। फिर 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसके अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का क्या दिया गया, मौलिक अधिकार, जिसके अंदर 3 यहाँ पर पद जोड़े गए। पहला 3 चेंजेस है ये, अनुच्छेद 21 आएगा जिसमें बालकों के मूल कर्तव्य आएंगे, मूल अधिकार कह लीजिए आप। फिर आएगा 45 जिसके अंदर 3 से 6 वर्ष तक के बालकों की जो शिक्षा है उसका राज्य सरकार खर्च वहन करेगी। फिर 51A आएगा जिसमें एक पद जोड़ा गया क, ट या 11 जिसमें अभिभावकों के मूल कर्तव्य आएंगे। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया। अब आगे इसमें देखेंगे क्या क्या पॉइंट है, ये सारे का सारा आप नोट कर लीजिए। उससे पहले एक बार आप इस पूरी क्लास को आराम से सुन लीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। अब देखिए, अब क्या रहेगी, कुछ एक डेट्स हैं। उससे पहले 2009 में आरटी भारत में लागू हुआ है, लेकिन सर्वप्रथम अगर अपने पूछ ले कि सर्वप्रथम जो है कहाँ पर, कौन से देश में लागू किया गया, तो सबसे पहले कहाँ किया गया, नॉर्वे में। और भारत में जब लागू किया गया है तो भारत लागू करने वाला कौन सा देश है, 135वां। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत आरटीई 2009 को लागू करने वाला कौन सा देश है, तो 135वां। सर्वप्रथम किसने किया, नॉर्वे ने। अब कुछ एक डेट्स हैं इसके अंदर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक डेट में से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले अपने 20 जुलाई 2009 जब आरटीई को क्या किया गया, आरटीई को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। जिन्हें ये क्लास स्लो लग रही है, आप 3 डॉट पे क्लिक करके अपनी स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी। 20 जुलाई के बाद यहाँ अपने बात करेंगे, जुलाई के बाद अगला महीना कौन सा आएगा, अगस्त। तो कौन सा आ जाएगा, 4 अगस्त 2009। 4 अगस्त 2009 को आरटीई किस में पारित की गई, राज्य के बाद कहाँ जाएगी, लोकसभा में। राज्यसभा के बाद तो लोकसभा द्वारा क्या की गई, ये पारित किया गया। और उसके बाद 26 और 27 अगस्त बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 26 अगस्त 2009 को उस समय जो हमारी राष्ट्रपति थी, कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, इन्होंने इसके ऊपर क्या किए थे, हस्ताक्षर। जो ये लेकर आए थे आरटीई, उसके ऊपर क्या किया, हस्ताक्षर। और अगले ही दिन इसका जो है नोटिफिकेशन या अधिसूचना जो है, नोटिफिकेशन या अधिसूचना कह लीजिए, गजट कह लीजिए, गजट नोटिफिकेशन अधिसूचना कुछ भी, वो क्या है, जारी कर दी गई, अधिसूचना जारी हुई। और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है 1 अप्रैल
अब देखिए 2009 27 अगस्त 2009 को तो ये जारी हो गया, लेकिन लागू होते होते कितना समय लगा इसको, 1 अप्रैल 2010 को ये जाकर के लागू हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में क्या हुआ, ये लागू हुआ। और जब लागू हुआ तो यहाँ ध्यान रखें कि उस समय जो अपने प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसकी नोडल एजेंसी जो है वो किसे बनाया गया, SSA को। ये ध्यान रखना आपने। तो छोटे से कुछ एक पॉइंट्स हैं। 20 जुलाई 2009 को RTE राज्यसभा में पारित हुआ, 4 अगस्त को लोकसभा द्वारा, 26 अगस्त को प्रतिभा पाटिल जो हमारी राष्ट्रपति थी, यहाँ लिख लीजिए आपकी राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति थे उस समय के, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। और 27 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हो गया और 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये क्या है, लागू हो गया। और उस समय प्रधानमंत्री अपने मनमोहन सिंह थे और नोडल एजेंसी किसे बनाया गया, SSA को। इतना लिखिए, फिर अपने आगे करते हैं इसको इरेज करके। देखिए अब अपने क्या है, एक डेफिनेशन है जो कि काफ़ी बार पूछी जाती है। किनकी है, जिन्होंने पेपर दिए हैं पिछले या प्रैक्टिस की है उनको पता होगा। महात्मा गांधी जी की एक डेफिनेशन है RT के अंदर। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, पहले सुन लीजिए। वो कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की नींव रखने जा रहा हूँ जिससे बालक जो हैं वो क्या बन सकें, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी। अब जो ये इन्होंने विचार दिया, इस विचार को इन्होंने क्या नाम दिया, बेसिक एजुकेशन पॉलिसी। बेसिक एजुकेशन पॉलिसी या आधारभूत शिक्षा प्रणाली, ठीक है। और इसे जाकिर हुसैन जो थे उन्होंने वर्धा शिक्षा सम्मेलन के अंदर इस विचार को क्या है, प्रस्तुत किया। ये अपने अभी लिखेंगे। तो पहले हेडिंग देंगे अपने, डेफिनेशन है किनकी, महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की नींव रखने जा रहा हूं जिससे बालक क्या है, या यहाँ लिख लीजिए जो बालक को आत्मनिर्भर और क्या बनाती है, स्वावलंबी बनाती है। अब ये जो विचार था ये इनका कहलाता है बेसिक एजुकेशन पॉलिसी, या ये जो विचार है ये क्या कहलाएगा, बुनियादी या आधारभूत, बुनियादी नाम ज़्यादा चलता है, बुनियादी शिक्षा प्रणाली। अब ये ध्यान रखें कि ये जो बुनियादी शिक्षा प्रणाली है इसे कौन लेके गए, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में किन्होंने प्रस्तुत किया, जाकिर हुसैन ने इन्हें कहाँ प्रस्तुत किया, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में। डेफिनेशन ध्यान रखें, महात्मा गांधी की एकमात्र, यहाँ आपको ज़्यादा डेफिनेशन याद नहीं करनी है, RT में एक ही है जो आपको ध्यान रखनी है कि मैं हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना जा रहा हूँ, उसकी नींव रखने जा रहा हूँ जो बालकों को क्या बनाएगी, एक तो आत्मनिर्भर और एक स्वावलंबी। ध्यान रहेगा। ये डेफिनेशन जो है आपकी क्या कहलाता है, ये विचार जो है बुनियादी शिक्षा प्रणाली कहलाता है। और इसको जाकिर हुसैन ने वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो हुआ था वहाँ पर इन्हें क्या किया था, प्रस्तुत किया था।
अब आगे देखते हैं अपनी, ये उतार लीजिएगा। आगे क्या है, अपने धाराएं और उनकी बात करते हैं। उससे पहले देखिए 29 मार्च 2011 को, 29 मार्च 2011 को क्या है, राजस्थान के अंदर क्या देखेंगे, 29 मार्च 2011 को कौन सी, धारा 38 के अनुसार अपनी जो RTE है, 29 मार्च 2011 को धारा 38 के अनुसार राजस्थान ने इस RTE में क्या किया, संशोधन किया। RTE में राज्य सरकार ने क्या किया, संशोधन। देखिए जब आप नोट्स बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट लिखें और स्पष्ट लिखें ताकि आपको समझ आए। अब ये लिखने में ऐसे लिखें, 29 मार्च 2011 को धारा 38 के अनुसार RTE में राजस्थान सरकार ने संशोधन किया, काफ़ी लंबा है तो इसको शॉर्ट में लिखें, 29 मार्च 2011 धारा 38 RTE में राज्य सरकार ने क्या किया, संशोधन। और संशोधन करने के बाद इनका जो नाम आया वो क्या आया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, कौन सा, 2011। अब 2011 कहने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो है ये 1 अप्रैल 2011 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। लागू तो पहले ही हो चुका था लेकिन अमेंडमेंट के बाद जो ये नया जो है लागू किया गया वो 1 अप्रैल 2011 को किया गया। और उस समय अपने राजस्थान राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन थे, जो अब हैं वही थे, अशोक गहलोत। ये ध्यान रखें, नाम ध्यान रखें। और 1 कब हुआ था, अपने पहले वाली जो डेट पड़ी है वो भी यही थी, 1 अप्रैल 2010, तो ये भी 1 अप्रैल 2011 है। 1 साल के बाद उन्होंने संशोधन किया धारा 38 के अनुसार और इसके अंदर इनका नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया, सिर्फ 2009 की जगह यहाँ 2011, इतना ही है। अब अपने आगे देखते हैं कौन कौन से अध्याय हैं, कितने अध्याय, कितनी अनुसूचियाँ और कितनी धाराएँ हैं। आपको इसी में से जितना अब तक किया इसी में से एक आधा क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। उसके अलावा अगर कुछ पूछता है तो वो ये रहेगा कि जो अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं, 7। फिर धाराएं देखें, धाराएं कितनी हैं, 38। और इसके अंदर जो इनका विस्तार है या जो इसका विषय है, क्या इसमें विषय लिख लीजिए आप, ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि इसमें क्या क्या विषय शामिल किया गया है। तो अध्याय पहले लिखेंगे न्यूमेरिकली 1 2 3 4 5 6 और 7। धाराएं कितनी आएगी, पहले अध्याय के अंदर धारा आएगी सिर्फ 1 और 2, दूसरी के अंदर आएगी 3 से 5, तीसरी के अंदर आएगी 6 से 11, चौथी के अंदर आएगी 12 से 27 28 तक आएगी, पाँचवीं के अंदर आएगी 29 से लेकर के 30, फिर आएगी आपकी 31 से लेकर के 34 तक धाराएं। और अध्याय 7 में कौन कौन सी आएगी, 38 और 34 तक यहाँ आ चुकी है, तो 35 से लेकर के कहाँ तक आएगी, 38 तक आएगी। ये ध्यान रखें। तो पहले आपसे ये पूछ सकता है कि धारा 6 से 11 जो है कौन से अध्याय के अंदर आएगी, 12 से 28 कौन से में है, या कोई पर्टिकुलर एक धारा देके आपको अध्याय पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखें 1 और 2 धारा जो है वो किस में आएगी, धारा अध्याय 1 में आएगी। फिर उसके बाद 3 और 5 की बात करें अध्याय 2 में, 6 से 11 अध्याय 3, 12 से 28 धारा 4, 29 30 जो है 5 के अंदर, 31 से 34 धारा 6 और 35 से 38 जो है किस में आएगी, धारा अध्याय 7 के अंदर आएगी। तो ये ध्यान रखना आपको। अब पहले अध्याय की बात करें 1 और 2 के अंदर है तो वहाँ क्या आएगा आपका, प्रारंभिक आएगा। प्रारंभिक जो स्टार्टिंग है जिसमें आपकी शब्दावली वगैरह जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद 3 से 5 के अंदर क्या आएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। सिंपल है। अब देखिए निःशुल्क
एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किसमें आ जाएगा? धारा किसमें? 3 से 5 के अंदर, अध्याय 2 में। अध्याय 3 में 6 से 11 के अंदर क्या आएगा? समुचित सरकार। जब अपने धाराएं पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि समुचित सरकार के जो कर्तव्य दायित्व हैं उसके साथ स्थानीय जो प्राधिकारी हैं, स्थानीय प्राधिकारी जो हैं उनके साथ ही साथ जो संरक्षक हैं या माता पिता जो हैं उनके कर्तव्य ये आएंगे। अब जब इनके कर्तव्य आ गए तो अध्याय 4 में इसके बाद क्या आएगा कि अपने कर्तव्य के बाद शिक्षक और विद्यालय के क्या आ जाएंगे? यहाँ पर विद्यालय तथा शिक्षक के क्या आ जाएंगे? कर्तव्य। तो देखिए अध्याय 1 के अंदर अपनों ने क्या पढ़ा? प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग। फिर उसके बाद अध्याय 2 के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अध्याय 3 की बात करते हैं तो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। फिर अध्याय 4 की जब अपने बात करते हैं तो विद्यालय और शिक्षक के क्या आते हैं? उत्तरदायित्व या कर्तव्य। फिर अध्याय 5 में क्या आएगा? प्रारंभिक शिक्षा। अब देखिए प्रारंभिक शिक्षा क्या है? प्रारंभिक शिक्षा बात करते हैं इसके बारे में भी। इसका पाठ्यक्रम है कि क्या क्या पाठ्यक्रम में होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना नहीं, किस प्रकार से हो, तथा इसका क्या है? पूरा किया जाना, कि कब कैसे इसको पूरा किया जाना है। अब बात करते हैं प्रारंभिक शब्द की। तो एक आप पढ़ते हैं प्राथमिक, एक आप पढ़ते हैं उच्च प्राथमिक, एक आप पढ़ते हैं प्रारंभिक। तीनों में फ़र्क क्या है ये ध्यान रखें। काफ़ी बार इसमें क्या है? मिक्स होता है ये। तो प्राथमिक तो हो गया 1 से लेकर के 5 तक, कक्षा क्लास 1 से 5 तक। उच्च प्राथमिक हो गया 6ठी 7वीं 8वीं। और प्रारंभिक कक्षा 1 से लेकर के कहाँ तक? 8 तक। तो आरटी 1 से 8 तक की बात करता है। तो इसीलिए धारा 5 जो है, अध्याय 5, इसके अंदर क्या कहेंगे? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम का पूरा किया जाना और साथ ही साथ क्या आ जाएगा? पाठ्यक्रम आएगा, साथ ही साथ उसका पूरा किया जाना। अब बात करें 6ठे की, तो इसमें बालकों के अधिकारों का क्या किया गया है? संरक्षण। बालकों के जो जो अधिकार हैं उनको, बालकों के अधिकारों का संरक्षण किस में किया गया है? धारा 31 से लेकर के 34 तक, ठीक है। और धारा अध्याय 7 जो है उसके अंदर प्रकीर्ण आ जाएगा। प्रकीर्ण मतलब कि जो विभिन्न प्रकार के जो कुछ भी रह गया है, जो कुछ भी रह गया है, बाकी सारे का सारा किस में आ जाएगा? 35 से 38 तक। तो वापस देख लीजिए, धाराएं 1-2 के अंदर क्या आएगा? प्रारंभिक, स्टार्टिंग इसकी। 3 से 5 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 11 अध्याय 3 में समुचित सरकार, प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, यहाँ लिख लीजिए स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। फिर बात करते हैं 12 से 28, तो विद्यालय का क्या आ जाएगा? और शिक्षक का कर्तव्य, जो विद्यालय के हैं या शिक्षक के कर्तव्य हैं। 29-30 के अंदर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। और 31 से 34 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण। और 35 से 38 तक क्या आ जाएगा? प्रकीर्ण। यहाँ से भी आपको डायरेक्टली एक आधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रखें। तो इसको नोट कर लीजिए, सुन लिया है आपने आराम से। फिर अपने इसको आगे करते हैं। अब धाराएं देखनी है आपने, कौन कौन सी कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं, लेकिन अपने सिर्फ इम्पोर्टेंट धाराएं ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं डिटेल में देखेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब अपने एक एक क्या पढ़ेंगे? इसकी धाराएं और कंप्लीट इसके जो पॉइंट्स अंदर मेन एक एक पॉइंट को लेते हुए चलेंगे, लेकिन करेंगे वही जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। इसको भी थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, RT 2009 को। देखिए क्या कर रहे हैं अपने, टॉपिक क्या है? RT 2009। तो धाराएं पहले अपने यहाँ लिखते हैं
यहाँ आपकी धाराएं आ जाएगी। धारा तो जैसे 1 है, 2 है या 3 तक, यानी अध्याय 1 पूरा और दूसरे का पहली धारा। अध्याय 1 में सिर्फ पहली और दूसरी धारा आती है, फिर अध्याय 3, फिर अध्याय 2 के अंदर आगे कौन सी आएगी, 3 से 5 तक। तो 1 से 3 तक जो है इसमें क्या क्या आएगा, आरटी का विस्तार, इसकी जो शब्दावली है वो आ जाएगी। शब्दावली का मतलब जैसे कि बालक शब्द है, बालक बालिकाओं दोनों के लिए आएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं हैं वो कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश करेंगे अपनी आयु के अनुसार। वो इनका रहेगा कि अगर कोई बच्चा आता है 6 से 14 वर्ष तक का, तो यहाँ कक्षा आयु लिख लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसी प्रकार से। तो 6 का आएगा तो पहली में प्रवेश होगा उसका, 7 का आएगा तो दूसरी, 8 का आएगा तीसरी, फिर चौथी, इसी प्रकार से रहेगा ध्यान। तो ये क्या है, शब्दावली के अंदर आ जाएगा कंप्लीट। ये 3 तक धाराएं होने के बाद धारा 4 के अंदर टीसी का लिखा हुआ है कि अब अगर मान लो कि टीसी के क्या मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो दूसरे स्कूल में जाना चाहता है, लेकिन आप उसके मतलब प्रिंसिपल मान लीजिए या हेडमास्टर मान लीजिए वो टीसी नहीं दे रहा है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि धारा 4 जो है, धारा 4 के अंदर टीसी जो है धारा 5 के अंदर है, लेकिन 4 में क्या आएगा, टीसी धारा 5 में है। 4 के अंदर आएगा कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी या फिर जिन्होंने कभी प्रवेश ही नहीं लिया स्कूल के अंदर, उनको आप वापस ला सकते हो, उनके पास शिक्षा का अधिकार है। किसके तहत, वही जो 6 से 14 वर्ष तक के हैं उनको उनकी आयु के अनुसार क्या दिया जाएगा, प्रवेश। तो आप लिखेंगे कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट है या फिर जिन्होंने कभी भी प्रवेश नहीं लिया, उन्हें क्या होगा, उनकी आयु के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार क्या मिलेगा, प्रवेश निर्धारित कक्षा के अंदर। ये ध्यान रखें, उनकी आयु के अनुसार निर्धारित कक्षा। निर्धारित कक्षा का मतलब आपको बता दिया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की है तो 1 से लेकर के 8 वर्ष तक, 6 साल का आएगा तो पहली में, 14 का आएगा तो 8वीं कक्षा। ये है कि उनकी आयु के अनुसार निर्धारित कक्षा में प्रवेश किसके अनुसार, धारा 4 के अनुसार। अब वो बात जो टीसी की कर रहे थे कि स्थानांतरण, टीसी यानी कि स्थानांतरण की इसमें क्या है, उनके पास अधिकार है, स्थानांतरण का अधिकार। किसके पास, बच्चों के पास। अब देखिए बालक जो है वो अगर किसी भी कारणवश, चाहे उसका परिवार शिफ्ट हो रहा है या कहीं भी किसी भी कारण से अगर बालक किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहता है तो उसके पास ये अधिकार रहेगा धारा 5 के तहत कि उसको टीसी ज़रूर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो विद्यालय जो है उसको टीसी देगा, रोक के नहीं रखेगा, क्योंकि धारा 5 में लिखा हुआ है कि बच्चे के पास, बालक के पास स्थानांतरण का क्या है, अधिकार है। अब धारा 6 के ऊपर चलते हैं, विद्यालय की स्थापना। धारा 6 में विद्यालय की क्या है, स्थापना कैसे होनी चाहिए, क्या क्या है, तो 2 तरह से होगी। एक तो आएगा कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, एक आएगा कक्षा 6 से 8 का विद्यालय कहाँ, कितनी दूरी पर होना चाहिए, कितने मिनिमम बच्चे होने चाहिए। तो दूरी की बात करें तो 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर, 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर स्कूल होना चाहिए। कि अगर यहाँ पे स्कूल है तो 1 किलोमीटर एरिया के पूरा ये ग्राउंड क्या है, ये कवर करेगा। ठीक है, उसके लिए मिनिमम उस एरिया के अंदर बच्चे कम से कम कितने होने चाहिए, 20 बच्चे कम से कम, ये ध्यान रखें। 19 है तो भी नहीं होगा, कम से कम कितने होने चाहिए, 20 स्थापना करने के लिए विद्यालय की। और 6 से 8 का अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो डिस्टेंस कितनी होगी, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर में कोई दूसरा स्कूल नहीं होना चाहिए 6ठी से 8वीं का। दूसरी चीज़, कम से कम बच्चे यहाँ पर कितने होने चाहिए, 30 बच्चे कम से कम उस गांव में होने चाहिए जिन्हें अपने एडमिशन देना चाहते हैं। अब बात करते हैं धारा 7 की। धारा 7 इसके अंदर केंद्र और राज्य का क्या है, अनुपात।
कि केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है। पहली तो चीज़ ध्यान रखें, जो आप 60-40 पढ़ते हैं अनुपात, वो समसा के अकॉर्डिंग है। समसा के अंतर्गत कितना है, 60-40। उसके अलावा यहाँ पर 3 स्टेप्स ध्यान रखें, पहला चरण, दूसरा और तीसरा चरण। पहले चरण के अंदर कितना था, 55:45, यानी 55 भाग तो देता था केंद्र और 45 भाग कुल खर्च का कौन देता था, राज्य। उसके बाद द्वितीय चरण में कितना मिलता है, 65 कितना बच गया पीछे, 35। 65 भाग केंद्र देगा, 35 देगा राज्य। तीसरे के अंदर कितना है, 68:32 68:32, ये किस में है, तीसरे में। अब जो 7 सिस्टर वाला जो एरिया है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, 7 सिस्टर जिसे अपने कहें पर्वतीय राज्य, वहाँ का अनुपात कितना रहेगा, केंद्र राज्य का 10। कि केंद्र तो कुल खर्च का कितना भाग भरेगी, 90%, और 10% भाग वहाँ के क्या भरेंगे, राज्य भरेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले कितना आ जाएगा, 90:10। ये आप आराम से नोट कर लीजिए। अब अपने करेंगे धारा 8, 9, 10 और उसके आगे की। ये देखिए 1 से 3 के अंदर वापस रिवाइज कर लीजिए। 1 से 3 में विस्तार आएगी, शब्दावली आएगी, जिसके बारे में आपको बता दिया है। फिर बात करते हैं धारा 4 की। तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट जिन्होंने कभी प्रवेश नहीं लिया, उनको उनकी आयु के अनुसार प्रवेश निर्धारित कक्षा के अंदर, आयु आपको बता दी 6 से 14 वर्ष, कक्षा कौन सी होगी, 1 से 8। 5 के अंदर टीसी का अधिकार है बालक के पास, टीसी देंगे, स्कूल वाले रोक नहीं सकते। अगर रोके तो आप धारा 5 का नाम ले सकते हैं कि RT 2009 की धारा 5 के अंदर टीसी आपको देनी पड़ेगी। 6 के अंदर विद्यालय की स्थापना है। कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर कम से कम 20 बच्चे, कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर कम से कम 30 बच्चे होने चाहिए। धारा 7 के अंदर केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात है। 3 चरण के अंदर पहले 55-45 था, द्वितीय में 65-35, तीसरे में 68:32। समसा के अंतर्गत जो हैं उनके कितने हैं, 60-40, लेकिन अभी तो समसा ही है। ठीक है, SSA और अमसा को मिला करके अब यहाँ 60-40 का अनुपात रहेगा। और जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, पर्वतीय राज्य हैं, या 7 सिस्टर जिन्हें अपने कहें, वहाँ केंद्र राज्य का अनुपात कितना है, 90:10। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अभी 1 सेकंड में आपको ये इरेज करके फिर आपकी अगली धाराएं अपने यहाँ करते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ तक अपनों ने कर ली है, कितनी हुई है, धारा 7। ठीक है, अब अगर अपने देखते हैं कौन कौन सी धाराएं बची है। जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ अपने इम्पोर्टेंट करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, यही आपकी रीट के अंदर या जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है उनके अंदर आपको फ़ायदा देगी। अब देखिए धारा इकट्ठी लिख लीजिए आप, 8 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए और 10 लिख लीजिए। धारा 8 में क्या है, 8 के अंदर तो है राज्य तथा केंद्र, क्या लिखेंगे, राज्य और केंद्र। 9 में क्या लिखेंगे, स्थानीय प्राधिकारी। देखिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये, क्योंकि शॉर्ट से शॉर्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिसके कारण आपका जो पेपर है उसके अंदर आपको कम से कम याद करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप आसान से उसको दिमाग में रख सके। धारा 10 के अंदर क्या आएगा, अभिभावक या माता पिता। ठीक है, जिसकी अपने बात कहाँ की थी, 51A के अंदर। 51A में यही बात की थी कि 51A में यहाँ पर इनके तीनों के क्या जोड़े गए हैं, दायित्व। ये ध्यान रखें आप कि राज्य और केंद्र सरकार के दायित्व धारा 8 में है, स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व धारा 9 में है, और 10 में अभिभावकों के आर्टिकल 51A के तहत अभिभावकों के दायित्व किस में लिखे हुए हैं, यह कर्तव्य धारा 10 में। अब बात करते हैं धारा 11 की। धारा 11 में क्या आएगा, आर्टिकल जो अपनों ने पढ़ा है 45, क्या लिखा था आर्टिकल 45 में कि 3 से 6 वर्ष तक के जो बालक हैं उनकी शिक्षा का संपूर्ण खर्च कौन वहन करेगा, राज्य सरकार। किस में लिखा है, धारा 11 में, ध्यान रहेगा। धारा 12 की बात करें
तो निजी स्कूल जो हैं, प्राइवेट स्कूल जो हैं, निजी विद्यालय या स्कूल लिख लीजिए आप, जो भी विद्यालय, उनमें कुल जो विद्यार्थी संख्या है कि उसमें छात्र संख्या या विद्यार्थी संख्या जो है उसका कितना प्रतिशत, कुल निजी जो विद्यालय है उनके कुल छात्र संख्या का 1/4 या 25% जो है, या आप इसको 1/4 लिख सकते हैं। किनके लिए हो? दुर्बल वर्ग के बच्चों को क्या दें? निःशुल्क प्रवेश दें। कि निजी विद्यालय जो हैं उनकी कुल छात्र संख्या का 25% या 1/4 भाग जो है वो दुर्बल वर्ग के बच्चों को निःशुल्क, कोई प्रकार का फीस नहीं लेंगे, क्या दें? वो निःशुल्क प्रवेश। ध्यान रखना है, निःशुल्क प्रवेश 25% या फिर 1/4 भाग कुल संख्या का निजी विद्यालय क्या देंगे? दुर्बल वर्ग को निःशुल्क प्रवेश देंगे। अब धारा 3 जिसके अंदर मॉनिटरिंग की बात है कि मॉनिटरिंग प्रोसेस या इसे अनुवीक्षण प्रक्रिया अगर अपने कहें कि अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक। अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या है कि एग्ज़ाम या फीस ली जाती है एडमिशन के समय, कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, उस एग्ज़ाम की कुछ फ़ीस होगी, मॉनिटरिंग प्रोसेस जिसे अपने कहें, उसके लिए उस पर क्या लगाया गया है? रोक लगाया गया है कि वो एग्ज़ाम नहीं लिया जाए। अगर कहीं पाया जाता है कि किसी विद्यालय में लिया गया है तो पहली बार जो है 25,000 रुपये, पहली बार कैपिटेशन फ़ीस, इसका नाम ध्यान रखें कि कैपिटेशन, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कैपिटेशन फ़ीस के तहत कितने रुपए लिए जाते हैं पहली बार। तो पहली बार कितने लिए जाएंगे? 25,000, और दूसरी बार या उससे आगे प्रत्येक बार, पहली बार 25,000 लिए जाएंगे अगर पाया जाता है, तो दूसरी बार कितने या हर बार इसके बाद 50,000 रुपये, तथा जो कैपिटेशन फ़ीस है, कैपिटेशन फ़ीस जो है वो यहाँ आएगा। कैपिटेशन फ़ीस क्या है कि यहाँ जो अन्वेषण प्रक्रिया मॉनिटरिंग प्रोसेस के दौरान जो फ़ीस ली जाती है उस फीस का कितने गुना? 10 गुना, ये ध्यान रखें, उस फीस का 10 गुना या फिर 50,000 रुपये हर बार लिए जाएंगे जब भी ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, मॉनिटरिंग प्रोसेस होगी। अब आगे बात करते हैं 14। जब बच्चे का प्रवेश होगा, बालक का प्रवेश होगा, तो प्रवेश के समय उसकी आयु निर्धारण के लिए, प्रवेश के समय उसकी आयु निर्धारण के लिए उससे जन्म प्रमाण पत्र या फिर कोई भी आयु प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा प्रवेश के समय, ये ध्यान रखें। उसके बाद आती है धारा 15। धारा 15 में क्या है कि प्रवेश की अंतिम तिथि कितनी है? 30 सितंबर प्रवेश की अंतिम तिथि, प्रवेश की अंतिम तिथि। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर बाद में भी प्रवेश तो लिया जाता है, अंतिम तिथि या दिनांक लिख लीजिए। अब आप कहेंगे कि इसके बाद भी लिया जाता है, तो बाद वाले जो होंगे प्रवेश 30 सितंबर के बाद, वो नेक्स्ट उसके सेशन में काउंट होते हैं, नेक्स्ट जो रहेगा कैलेंडर उसमें जारी नोट होंगे। धारा 16। धारा 16 क्या कहती है कि किसी भी बालक को किसी भी कारण से, चाहे कोई भी कारण हो, ना तो उसको निष्कासित किया जाएगा स्कूल से, ना उसको फेल किया जाएगा कक्षा 1 से 8 तक। तो कक्षा 1 से 8 तक, 1 से 8 तक बालक को किसी भी कारण से, किसी भी कारण से ना तो अनुत्तीर्ण किया जाएगा, ना ही निष्कासित।
कि ना तो उनको अनुत्तीर्ण किया जाएगा, ना क्या किया जाएगा, बालकों को निष्कासित किया जाएगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 17 की। सभी को पता है धारा 17 खतरा, यानी कि बच्चों को अपने मारपीट नहीं सकते, बालकों को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते, कष्ट नहीं दे सकते। तो बालकों को किसी भी प्रकार का शारीरिक तथा मानसिक कष्ट या प्रताड़ना नहीं देंगे, ये ध्यान रखें। अब आगे की जो धाराएं हैं वो अपनों ने 18 से 20 की बात करें तो उसमें स्कूल की मान्यताएं हैं वो अपने इतना काम नहीं है आएंगे। अभी रेट के अकॉर्डिंग अपने देखें तो वो इतना काम नहीं आएगा। नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम की फर्स्ट ग्रेड वगैरह की तैयारी करेंगे तो उस समय धारा जो अपनों ने 1 से 3 छोड़ी है उसको भी डिटेल में करेंगे, उसके अंदर जो सेक्शन है वो भी करेंगे। धारा 18 से 20 वाली भी फर्स्ट ग्रेड में डिटेल से करेंगे। एग्ज़ाम का लेवल है, जिस लेवल का एग्ज़ाम होगा उसी एग्ज़ाम के अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 18 से 20 के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर सिर्फ विद्यालय की क्या है, विद्यालय की मान्यताएं हैं या स्कूल की मान्यताएं। अब आगे अपने देखेंगे धारा 21 के अंदर जो धारा 21 जो आएगी अब अपनी धारा 21 उसमें अपने एसएमसी वगैरह और वो कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ अपने अब क्या करेंगे, नोट कर लिया होगा आपने। तो वीडियो ये देखिए कंटिन्यू चल रही है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जब मैं करवा रहा होता हूँ तब तो आप समझ लिए करो, लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट हो मैं इसको मिटाना शुरू करूँ उससे पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए। तो पहले समझ लीजिए आराम से, उसके बाद वीडियो को पॉज करके रोक करके इसको अच्छे से क्या है नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम में आपको इस पूरे में से कहते कहते ही मतलब मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन बहुत होते हैं आपकी मेरिट में रैंकिंग के लिए। अब अपने जैसा कि मैंने कहा धारा 21 करेंगे जिसमें अपने क्या करेंगे, एसएमसी। पहले इसमें कितने सदस्य थे, 15, लेकिन वर्तमान में अपने कितने देखेंगे, 16 सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है, जिसमें से 50%, ये ध्यान रखना है, 50% यहाँ क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं, और 75% यानी 1/3 अगर टोटल का कहें, ये आप हाफ कह सकते हैं, कुल का आधा। और ये जो 75% या 1/3 जो है हिस्सा वो किसका होगा, अभिभावक का होगा। तो अगर आपको महिलाएं पूछ ले तो महिलाएं कितनी होगी, 16 का 50%, 8 क्या होंगी महिलाएं, और 1/3 यानी कि 12 इसमें क्या होंगे, अभिभावक होंगे। SC/ST के जो हैं वो क्या होंगे, छात्रों की संख्या के अनुपात में होंगे। ये ध्यान रखें, छात्र संख्या के अनुपात में होंगे SC/ST वाले। फिर इसकी बैठकों की बात करें तो 2 तरह की बैठकें आएंगी। एक तो साधारण बैठक रहेगी, साधारण बैठक रहेगी, एक रहेगी इसकी कार्यकारिणी बैठक, कार्यकारिणी बैठक। अब साधारण बैठक की बात करें तो ये क्या होगी, 3 माह बाद, यानी कि 3 माह में एक बार, और ये प्रति माह होगी। प्रति माह कब, अमावस्या के दिन, जब जो गरीब परिवार हैं, मिस्त्री मजदूर जो हैं, उनकी क्या होती है, अमावस्या के दिन छुट्टी होती है, तो इसलिए अमावस्या के दिन प्रति माह। अब इसके अध्यक्ष की बात करें या उपाध्यक्ष की बात करें या बात करें किसकी, सचिव की, तो अध्यक्ष अभिभावक या संरक्षक कह लीजिए, उनमें से होगा। संरक्षक
उपाध्यक्ष भी अभिभावक या संरक्षक में से होगा, जबकि सचिव जो है वो कौन होगा? संस्था प्रधान। ये ध्यान रखना आपको, संस्था प्रधान होगा। तो क्या क्या देखा? एसएमसी में 16 सदस्य हैं, वर्तमान में 50 महिलाएं हैं, 75% अभिभावक रहेंगे, 50% महिलाएं। SC ST के जो हैं वो छात्रों के अनुपात में रहेंगे। साधारण बैठक 3 माह में एक बार होती है। कार्यकारिणी प्रति माह अमावस्या के दिन। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अभिभावक या संरक्षक में से होगा। सचिव क्या होगा? संस्था प्रधान होगा। साथ ही साथ एक और पॉइंट है इसके अंदर, इसका जो कोरम है, यानी कि बैठक होने के लिए कितने सदस्य जरूरी हैं? तो कुल जो हैं 16, उसका 1/3 या 33% गणपूर्ति, यानी कि 33% सदस्य होंगे। उसी दिन ये क्या होगी? एसएमसी की बैठक होगी। अदरवाइज बैठक नेक्स्ट पोस्टपोन कर दी जाएगी। ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर अगर आगे अपने देखते हैं धारा 22। धारा 22 में क्या है? क्या आ जाएगा? SDP यानी कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान, विद्यालय विकास योजना, किस में आएगी? धारा 22 में। तो 22 की बात करते हैं, क्या आ जाएगा? SDP या विद्यालय विकास योजना, जिसे आप क्या कहेंगे? स्कूल डेवलपमेंट प्लान, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। अब इसका क्या रहेगा? एक आप उसमें पीछे ध्यान रखिएगा कि जो अपनों ने एसएमसी की है, धारा 21 की, यहाँ आप लिख लीजिएगा धारा 21, उसकी एसएमसी की जो सदस्य हैं वो 2 वर्ष की उनका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। 2 वर्ष के बाद उनके जो हैं चेंज कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार स्कूल डेवलपमेंट जो प्लान है उसको भी 3 वर्ष का इसका कार्यकाल रहेगा। 3 वर्ष के बाद इसका क्या है? चेंज कर दिए जाएंगे। ये ध्यान रखने हैं, न्यू प्लान बनाया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 23 की। धारा 23 में क्या है? धारा 23 में बात करें कि अब जो अपना जिसकी अपने तैयारी कर रहे हैं टेट की, तो टेट अनिवार्य किया गया है। वो किस में लिखा हुआ है? धारा 23 में, कि शिक्षक की न्यूनतम जो आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, शैक्षणिक तो वो होगी MA BEd MA BA वगैरह, प्रशैक्षणिक जो आपकी ट्रेनिंग का जो योग्यता है, यानी कि BEd BST CA, शैक्षणिक सह शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ आपका एक टेट होना अनिवार्य है, टेट क्लियर होना। तो यहाँ क्या आएगा? शिक्षक की शैक्षणिक तथा प्रशैक्षणिक योग्यताएं के साथ साथ क्या होना चाहिए? टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक योग्यता परीक्षा या पात्रता परीक्षा क्या होगी? अनिवार्य। किस में लिखा है? धारा 23 के अंदर। ये ध्यान रखना है कि शिक्षक की शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, यानी कि एजुकेशनल, और साथ ही साथ आपकी जो ट्रेनिंग का योग्यताएं हैं उसके साथ साथ क्या होना जरूरी है? टेट होना अनिवार्य है, धारा 23 के अंदर। अब बात करते हैं धारा 24 की। धारा 24 में क्या आ जाएंगे? शिक्षक के दायित्व। शिक्षक के दायित्व क्या हैं? समय पर स्कूल आना, पाठ्यक्रम पूरा कराना, ये सारे के सारे क्या हैं? शिक्षक के दायित्व है। कि जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कराना, साथ ही साथ जो बच्चों के माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, उनके साथ परामर्श करना। कुछ एक आप पॉइंट लिख लीजिए कि शिक्षक के दायित्व क्या आएंगे? बच्चों के जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनसे क्या लेना? परामर्श, कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं, उसके बारे में जानकारी। जो पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होती है PMT, उसके अंदर परामर्श लेना। नियमित रूप से, यानी रेगुलरली स्कूल जाना, नियमित रूप से विद्यालय जाना। एक और चीज़, सिलेबस पूरा कराना तो है, लेकिन तय सीमा में, निर्धारित एक जो तय सीमा है, उस तय सीमा में, समय सीमा में, तय समय
सीमा में क्या कराना, पाठ्यक्रम पूरा कराना। ये आप नोट कर लीजिए यहाँ तक, निर्धारित समय सीमा में पाठ्यक्रम पूरा कराना। ये कुछ एक विद्यालय के अंदर शिक्षक के क्या रहते हैं, दायित्व। शिक्षक के दायित्वों के अंदर अपनों ने क्या क्या देख लिया, नियमित रूप से विद्यालय जाना, बच्चों के जो अभिभावक हैं उनसे परामर्श लेना या परामर्श करना, पेरेंट्स टीचर टीचिंग PMT जो बोलते हैं, नहीं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ठीक है, PTM। साथ ही साथ नियमित रूप से विद्यालय जाना, रेगुलरली स्कूल जाना, तय सीमा के अंदर, मतलब कि एक समय सीमा है आपके अंदर कि इतने सिलेबस आपको इतने समय में पूरा कराना है, वो आपको कंप्लीट कराना है। ये शिक्षक के क्या है, दायित्व हैं। अब अगर आपने आगे देखेंगे धारा 25, 26 और 38 तक, देखिए नोट कर लिया होगा। SMC होगी, STP हो गया, 3 साल का इसका कार्यकाल रहेगा। 23 के अंदर शैक्षणिक प्रशैक्षणिक के साथ TET अनिवार्य है। 24 के अंदर इनके दायित्व आ जाएंगे, ये आपने लिख लिया है। अब आगे अपने मेन और पढ़ लेते हैं। कुछ एक धाराएं हैं जिसमें धारा 25 क्या कहती है, 25 कहती है कि जो प्यूपिल टीचर, प्यूपिल कहलाते हैं छात्र और टीचर कहलाता है शिक्षक, कि छात्र शिक्षक जो अनुपात है उसको क्या किया जाए, तय समय सीमा पर पूरा किया जाए। वो अपने जब एक अनुसूची है, अपनी अनुसूची के अंदर क्या है, कंप्लीट उसको देखेंगे, पूरा किया जाना। उसके अंदर देखें अनुपात क्या रहता है, कौन सी क्लास में कितना अनुपात है। धारा 26 देखिए, 26 क्या कहती है कि विद्यालय के अंदर कुल जितने भी स्वीकृत पद हैं, ये ध्यान रखें शब्द स्वीकृत पद, यानी कि सीटें कितनी हैं टीचर के लिए, उनमें 10% से अधिक क्या नहीं होनी चाहिए, रिक्त नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखें, रिक्त नहीं होनी चाहिए। किस में लिखा है, धारा 26 के अंदर। 27 के अंदर क्या है, 27 में कहते हैं कि शिक्षक को शैक्षणिक कार्य, यानी पढ़ाने लिखाने के अलावा शैक्षणिक कार्यों के अलावा सिर्फ 3 कार्य और करने होंगे। कार्यों के अलावा केवल 3 इनके दायित्व या कर्तव्य रहेंगे। किनके, शिक्षक के। कौन कौन से 3 कर्तव्य हैं, एक तो इनको 10 वर्षीय जो राष्ट्रीय क्या होते हैं चुनाव, 10 वर्षीय जनगणना, 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनगणना, उनके अंदर इनका ड्यूटी लगाएंगे। दूसरा क्या रहेगा, आपदा, राष्ट्रीय आपदा कार्यक्रम में, आपदा काल के अंदर, ठीक है। और तीसरा आपका क्या रहेगा, 10 वर्षीय ये हो गया है। तीसरा आपका रहेगा आम चुनाव के अंदर, जो आम नॉर्मल चुनाव होते हैं उनमें इनकी ड्यूटियां लगेंगी। तो 3 आएंगे इसके अंदर, एक तो 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनगणना के अंदर आएगा, दूसरा आएगा आम चुनाव के अंदर, या आपदा काल कह लीजिए, या आपदा राहत कार्य में, आपदा राहत कार्यों, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा शब्द कि आपदा राहत कार्यों में। तीसरा आम चुनावों में क्या लगेगी, ड्यूटियां लगेगी, किनकी, टीचर की लग सकती है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 28, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक जो है वो क्या नहीं करा सकता, प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवा सकता, कि अगर वो चाहे कि प्राइवेट ट्यूशन करवाना तो वो नहीं करा सकता। किस में लिखा है, धारा 28 में। धारा 29 में क्या लिखा है, धारा 29 में लिखा है कि CCE जो है वो प्रत्येक विद्यालय में क्या होगी, लागू, प्रत्येक विद्यालय में लागू होगी।
और पाठ्यक्रम का भी केंद्रीकरण किया जाएगा हो रहा है, वो अपने सीसी जब करेंगे उसके अंदर देख लेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसका देखिए फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। तो CCE जो है ये ध्यान रखें, CCE में इसका है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एग्ज़ाम के अंदर जब पूछा गया था तो सिर्फ सतत और व्यापक को बदल दिया था। सतत यानी कॉन्टिन्यूस और व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव। एग्जाम में क्या किया, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। एग्जाम में ऑप्शन दिया कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन, तो आपको चूज करना है और सीक्वेंस ध्यान रखना है, पहले सतत है फिर व्यापक है, ध्यान रखेंगे। फिर 30 के अंदर क्या आएगा कि जब तक बच्चे की आरंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, आरंभिक अपनों ने पढ़े थे ना कि बालकों के अधिकारों के संरक्षण उसके अंदर है, तो आरंभिक शिक्षा जब तक उसकी पूर्ण नहीं हो जाती, शिक्षा पूर्ण न हो, तब तक उससे क्या नहीं किया जा सकता, फेल अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता बालक को, कि जब तक वो मतलब बोर्ड हटा दिया, कहने का मतलब कि 30 तक जो है आरंभिक शिक्षा पूर्ण न हो जब तक, तो उसे अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता, या बोर्ड जो परीक्षा है बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। अब इसके बाद मेन अपने सिर्फ एक ही धारा बचती है, धारा 38। धारा 38 में अपने देखेंगे कि क्या लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा RT लागू करने के लिए, जिसके तहत अपने जो है 1 अप्रैल 2011 को जो नाम चेंज करके लागू किया गया था। तो धारा 38 आप ध्यान रखें, बाकी छोड़ दीजिए। धारा 38 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धारा 38 में क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान की गई है, शक्तियां कुछ एक पावर्स दी गई है, शक्तियां प्रदान की गई है कुछ एक RT के तहत, कि RT में या कोई और फेरबदल अगर करना चाहते हैं कुछ भी अपने राज्य के अंदर, तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या है, RT द्वारा शक्तियां प्रदत्त या प्रदान की गई है। यहाँ पर अपनी सारी 38 धाराएं कंप्लीट होती है। अब देखिए 7 अध्याय अपनों ने देख लिए हैं, कौन से अध्याय में कौन कौन सी धाराएं आती है वो देख ली हैं। धाराएं जो 38 धाराएं हैं उनमें से मेन अपनों ने ऑलमोस्ट 30-32 कर ली हैं। अब उसके बाद एक अनुसूची बचती है सिर्फ, उस अनुसूची की बात भी अभी इसी क्लास में कर लेंगे, आप ये नोट कर लीजिए। ये देखिए 38 धाराएं कंप्लीट है। अब अपने जल्दी से एक अनुसूची और देख लेते हैं, फिर इसके बाद क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए आपको पता है जिन्होंने लास्ट तक देखी है या थोड़ी सी भी देखी है कि एग्ज़ाम के अंदर इसमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। मोस्ट ऑफ द जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इसी में से हैं। अब जो अपनी एक अनुसूची बचती है उसमें देख लेते हैं। तो 2 कक्षाएँ रहेगी, पहली कक्षा 1 से 5 की बात करेंगे, और फिर बात करेंगे कक्षा 1 से लेकर के 6 से लेकर के 8 तक। ये रहेगी प्राथमिक और ये उच्च प्राथमिक कक्षाएं। कंप्लीट अपनी प्रारंभिक कक्षाएं हो जाएगी 1 से 8 तक। अब प्राथमिक के अंदर क्या रहेगा, पहले तो अनुपात चलेगा 30 का। ये आप ध्यान रखें कि अगर 1 से लेकर के 60 बच्चे होंगे, यहाँ छात्र हैं, यहाँ हैं शिक्षक, तो कितने शिक्षक होंगे, 2 का मतलब है कि न्यूनतम अगर आपसे पूछ ले कि न्यूनतम कितने शिक्षक होंगे, तो 2 न्यूनतम जरूरी है। अब आगे बात करेंगे 61 से लेकर के 90 तक, तो कितने हो जाएंगे, 3। भाग करके देख लीजिए, 30 से 90 आ जाएगा। फिर 91 से लेकर 120 तक है, या 1 से लेकर 120 तक कह लीजिए, तो कितने होंगे, 4।
लेकिन जैसे ही 121 से 200 तक जाएंगे तो वहाँ इसके अंदर कितने शिक्षक हो जाएंगे, ध्यान रखें कितने हो जाएंगे, 5। और अगर 200 तक है तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही 200 से ज़्यादा होते हैं तो 200 से जैसे ही प्लस होगा तो अनुपात कितना हो जाएगा, 40:1। ये आपने ध्यान रखना है, 40:1 का। और साथ ही साथ अगर बच्चे कुल 1 से 5 तक कितने हैं, 150 से एक भी ज़्यादा हो जाता है, 151 हो जाता है, तो 150 से अधिक होने पर एक क्या होगा, प्रधानाध्यापक अलग से। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8, तो इसके अंदर अनुपात कितना रहेगा, 35:1। लेकिन इसके अंदर 100 से ज़्यादा, यहाँ तो था 150 से ज़्यादा होने पर एक प्रधानाध्यापक, यहाँ क्या रहेगा, 100 से ज़्यादा होने पर बालकों की संख्या 100 से अधिक होने पर क्या होगा, एक प्रधानाध्यापक होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप इसके अंदर एक और चीज़ नोट कर लीजिए यहीं पर कि 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण दिवस 200 होंगे, और जबकि घंटे कितने होंगे कार्य दिवस के, 800। और 6 से 8 तक की बात करें तो कितने होंगे, 220, और घंटे कितने होंगे, कुल 1000। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। जिन्होंने नहीं देखी है बाकी वीडियो ज़रूर देख लें, अधिगम के सिद्धांत वगैरह सारा कराया गया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।